we have discussed about the refraction at the plane surface. Now we are going to discuss the refraction at a spherical surface. Spherical surface is that surface which separates two media in contact, that is one rarer and another denser. अब हम बच्चों जो केस फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट के अंदर हमें जो ऑब्जेक्ट को मानेंगे हम रेयर मीडियम के अंदर, और फिर उसकी स्फेरिकल सरफेस से वहाँ से चलने वाली रेस स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद वो इमेज फॉर्म करेगी डेंजर मीडियम में। अंडरस्टैंड? यानी आप यूँ कह सकते हो मोटे तौर पर रफली रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंजर मीडियम। अंडरस्टैंड? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम। अंडरस्टैंड? तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट for refraction from rarer to denser medium, rarer to denser medium, that is object in rarer medium. Understand? अब बच्चों में करोड़ सरफेस ले लेते हैं। लेट मैं कॉन्वेक्स सरफेस ले रहा हूं बच्चों। अंडरस्टैंड? इट बी द कॉन्वेक्स सरफेस, और ये सरफेस किसी स्फीयर की पार्ट है बच्चों। इट इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। अगर मैं जो एक स्फीयर कंप्लीट कर लूं तो ये सरफेस स्फीयर की पार्ट है। इसके राइट साइड में जो है डेंसर मीडियम प्रेजेंट है, और इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों μ2 है। इट इज μ2। अंडरस्टैंड? इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर, लेट इट बी द प्रिंसिपल एक्सिस। सरफेस x p y। अंडरस्टैंड? इट इज द बाउंड्री ऑफ द सरफेस μ2। इस सरफेस के लेफ्ट में जो मीडियम है वो बच्चों में μ1 रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम ले रहा हूँ मैं बच्चों। यहाँ बच्चों इस एक्स पी वाई सरफेस को बच्चों एपर्चर को इसको स्मॉल रखा जाता है। हमने यहाँ जो इसको एनलार्ज करके शो कर रखा है, लेकिन इन रियलिटी द एक्स पी वाई इट इज एन एपर्चर, एपर्चर इज केप्ट स्मॉल। अगर स्मॉल होगी बच्चों तो फिर ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज जो है, लेट इट बी द ऑब्जेक्ट पोजिशन, पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट लेते हैं। अंडरस्टैंड? ताकि ये जो आपका डायग्राम है, जो रे डायग्राम है वो टिपिकल टाइप का नहीं रहे, उसमें क्लैरिटी रहे। अंडरस्टैंड? तो फिर है जो ये रे यहाँ से चलेगी और चलने के बाद इट विल स्ट्राइक हियर। ये एम पॉइंट है बच्चों, एम पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेगी। अंडरस्टैंड? एम पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। यहाँ मैं अगर एक नॉर्मल बना लेता हूँ तो सर्टेनली ये जो वो रेडियल डायरेक्शन में होगा और इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्फेरिकल सरफेस जिस स्फीयर की पार्ट है उसके सेंटर पे से जो ये नॉर्मल पास होगा, बिकॉज नॉर्मल ऑन स्फेरिकल सरफेस इज टुवर्ड्स द रेडियल डायरेक्शन। तो मैं एक यहाँ नॉर्मल बना लेता हूँ बच्चों। यहाँ ले लेते हैं हम, इट इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अंडरस्टैंड? बच्चों ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो बच्चों आपको है जो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। ये तो 60 टाइप दिखाई दे रहा है, लेकिन है जो बच्चों ये एम पॉइंट पी के क्लोज है। उस केस के अंदर है जो ये वाली रे जो अल्फा एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इट इज़ द पैरेक्सियल रे, ये क्लोज टू पी है। अंडरस्टैंड? तो इन दैट केस आई विल बी स्मॉल। अंडरस्टैंड? और दिस इज रेयर मीडियम एंड इट इज डेंसर मीडियम। तो ये वाली रे जो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है बच्चों। अंडरस्टैंड? ये नॉर्मल, नॉर्मल तो इसकी तरफ है जो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होने से ये इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। और ये वाली रे इस पॉइंट पे आ रही है, ये वाली रे यहाँ से ओ से चलने वाली ये रे विदाउट डिविजन जा रही है और आई पे मीट कर रही है। अंडरस्टैंड? तो इट इज़ द रियल इमेज, ये इमेज है बच्चों। आई इज द इमेज। अंडरस्टैंड?
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है बच्चों, अंडरस्टैंड। और एम पॉइंट पी के क्लोज है, क्योंकि अपर्चर स्मॉल है तो ऑब्वियसली है जो यहाँ से जो रे चलेगी वो भी है जो इस सरफेस पे जब स्ट्राइक करेगी तो वो एम पॉइंट भी पी के क्लोज ही होगा। तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन कैन बी मेड, इट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों आई है, अंडरस्टैंड। ये आई आर हो गया, लेट ये अल्फा हो गया, ये वाला एंगल है जो बीटा है। इमेज फॉर्म करने वाली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज बीटा, एंड लेट इट बी द थीटा एंगल। थीटा कौन बना रहा है? नॉर्मल। किसके साथ बना रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, अंडरस्टैंड। नाउ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर onto the principal axis from point M, understand, and the foot of the perpendicular will lie very close to P, understand। क्योंकि M पॉइंट ही P के क्लोज है तो उस कंडीशन में आप इसको है जो इस पॉइंट को है जो इसके क्लोज कह सकते हो, अंडरस्टैंड। नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, दैट इज अगले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे रिफ्रैक्ट होके जा रही है, दैट इज म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1। अब बच्चों ये स्मॉल एंगल्स हैं, आई आर अल्फा बीटा थीटा ऑल आर द स्मॉल एंगल्स। तो बाय ज्योमेट्री साइन आई कैन बी रिटन एज नियरली इक्वल टू आई and sin r can be written as nearly equals to r, that is mu 2 by mu 1, understand। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, mu 1 i equals to mu 2 r, that is mu 1 i। अब बच्चों i is the exterior angle। इस वाले ट्राइंगल को चेक करें आप, ओ सी एम के अंदर ये वाली साइड आपने एक्सटेंड कर रखी है तो इट इज़ द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इन दिस ट्राइंगल, दैट इज अल्फा प्लस थीटा। ये हो जाएगा बच्चों अल्फा प्लस थीटा, ये म्यू 2 आर। अब बच्चों आप इस ट्राइंगल को चेक करें, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड कौन सा ट्राइंगल? एम आई सी की बात कर रहा हूँ, और इस साइड को एक्सटेंड किया गया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल थीटा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, आर एंड बीटा आर द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो थीटा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, दैट्स वाई आर इक्वल्स टू थीटा माइनस बीटा। आर इक्वल्स टू, यहाँ आर की वैल्यू पुट करनी है थीटा माइनस बीटा, अंडरस्टैंड। नाउ है जो अल्फा बीटा थीटा आई आर ऑल आर द स्मॉल एंगल्स। तो आप स्मॉल एंगल होने पर बच्चों है जो जैसे आप साइन आई को साइन आई लिख सकते हो या साइन आई को आई लिख सकते हो, अंडरस्टैंड। तो स्मॉल एंगल होने पर आप उसको चाहो तो टेंजेंट आई भी लिख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ एंगल अल्फा भी स्मॉल है, तो उस केस में आप चाहो तो अल्फा को साइन अल्फा के नियरली इक्वल टू लिख सकते हो या फिर नियरली इक्वल टू टेंजेंट अल्फा भी लिख सकते हो। सो वी आर यूजिंग द टेंजेंट अल्फा। अल्फा इज नियरली इक्वल टू टेंजेंट अल्फा एंड ऑल्सो नियरली इक्वल टू theta is nearly equals to tangent theta, it is mu 2 again theta tangent theta nearly equals to, और ये बीटा nearly equals to tangent बीटा, अंडरस्टैंड। यहाँ हमने मेन ली है जो साइन आई नियरली इक्वल्स टू आई भी लिख सकते हो या फिर नियरली इक्वल्स टू टेंजेंट आई भी लिख सकते हो, अंडरस्टैंड। साइन अल्फ़ा नियरली इक्वल्स टू अल्फ़ा नियरली इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा, ये सब अप्रॉक्सीमेशन है जो बाय ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आई अल्फ़ा ऑल आर मेजर्ड इन रेडियन, है ना, हियर मेजर्ड इन रेडियन के अंदर मेजर होने चाहिए, अंडरस्टैंड। तो रेडियन में अगर मेजर हो गए तो साइन अल्फा नियरली इक्वल टू आई है और वो टेंजेंट आई भी है, साइन अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा और उसको आप नियरली इक्वल टू टेंजेंट अल्फा भी लिख सकते हो, अंडरस्टैंड। ये बाय ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हमको ज़्यादा है जो माइंड है जो यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आई अल्फा जो भी आप यहाँ एंगल लेते हैं वो रेडियन में मेजर्ड होना चाहिए, अंडरस्टैंड। नाउ टेंजेंट अल्फा इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री से ट्राइंगल
एम पी ओ वाले ट्राइंगल से टेंजेंट अल्फा दैट इज एम पी। वैसे तो ये परपेंडिकुलर यहाँ आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट इसके क्लोज हो तो नियरली आप लिख सकते हो एम पी अपॉन ओ पी। अंडरस्टैंड? तो फिर है जो एम पी अपॉन ओ पी μ1 टेंजेंट थीटा, थीटा इस वाले ट्राइंगल से, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू नियरली एम पी अपॉन पी सी। फिर टेंजेंट थीटा इक्वल टू एम पी अपॉन पी सी। फिर टेंजेंट बीटा इक्वल टू एम पी अपॉन पी आई, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से एम पी अपॉन पी आई। अंडरस्टैंड? अब बच्चों आप है जो इसके अंदर एम पी को है जो लेफ्ट साइड में भी कॉमन ले लें और राइट साइड में भी कॉमन ले लें और आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। और फिर मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ बच्चों। अंडरस्टैंड? तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए एम पी जैसे हमने कट कर दिया लेफ्ट साइड और राइट साइड से। अब है जो मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ दैट इज μ1 अपॉन ओ पी प्लस μ1 अपॉन पी सी दैट इज μ2 अपॉन पी सी माइनस μ2 अपॉन पी आई। अंडरस्टैंड? अब बच्चों पी सी को मैं उधर शिफ्ट करूंगा और पी आई वाली टर्म, इस वाली टर्म को मैं इस साइड में ले जाऊंगा और इस वाली टर्म को मैं इस साइड में ले जाऊंगा, इक्वल वाले साइन के राइट में पीसी वाली टर्म को मैं राइट साइड में लिखूंगा और अदर टर्म्स जो रिमेनिंग टर्म्स है वो लेफ्ट साइड में रहेगी। अंडरस्टैंड? दैट इज μ1 अपॉन ओ पी प्लस μ2 अपॉन पी आई दैट इज μ2 माइनस μ1 अपॉन पी सी। नाउ OP इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपके लिए ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये आपके लिए इमेज है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अंडरस्टैंड? इट इज़ द पोल। तो OP है जो डिस्टेंस है जो लेंथ वाइज ये U है और ये फाइनल इमेज बनी है बच्चों की। तो ये डिस्टेंस है जो यहाँ से यहाँ तक की V हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके लिए V है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये R है। अंडरस्टैंड? अब साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं हम को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको P से O की ओर चलना पड़ रहा है। अंडरस्टैंड? यानी इनकमिंग रेस के अपोजिट चलना पड़ रहा है। दैट्स वाई OP इक्वल्स टू माइनस U। माइनस U μ2 PI इज द इमेज डिस्टेंस और इसको मेजर करने के लिए आपको इनकमिंग रेस की डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ रहा है। दैट इज PI इक्वल्स टू प्लस V, यानी ये V हो जाएगा ओनली इमेज डिस्टेंस। नाउ μ2 माइनस μ1 और PC बच्चों है जो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये इस वाली सरफेस जिस स्फीयर की पार्ट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये PC उसकी रेडियस है। अंडरस्टैंड? तो इसको जो मेजर करने के लिए P से C की ओर चलना पड़ रहा है, यानी इनकमिंग रेस की डायरेक्शन में चल रहे हो आप, तो दैट्स वाई इट इज टेकन एज प्लस R। अंडरस्टैंड? तो इट इज़ द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अंडरस्टैंड? का आपकी ऑब्जेक्ट है जो रेयर मीडियम में प्रेजेंट है तो सर्टेनली है जो रिफ्रैक्शन विल ऑकर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अंडरस्टैंड? और उस केस में बच्चों ये रिजल्ट आता है आपका। अंडरस्टैंड? अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये सरफेस अगर कॉनकेव होती, ऑब्जेक्ट अगेन रेयर मीडियम में है लेकिन ये वाली सरफेस अगर कॉनकेव होती तो आपके पास क्या रिजल्ट आता। तो बच्चों सेम प्रोसीजर अगर हम अप्लाई करें, उस सरफेस को कॉनकेव सरफेस रखें जिसके लेफ्ट साइड में है जो रेयर मीडियम है, राइट साइड में डेंसर मीडियम है, और ऑब्जेक्ट को हम है जो रेयर मीडियम में ही रखें, यानी सर रिफ्रैक्शन हो फ्रॉम रेयर टू डेंसर ही, तो उस केस में सेम प्रोसीजर अप्लाई करने पर वी विल गेट द सेम रिजल्ट। अंडरस्टैंड? इट मेक्स नो डिफरेंस वॉट एवर बी द नेचर ऑफ द सरफेस दैट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इफ रिफ्रैक्शन ऑकर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, है ना, देन वी विल गेट द सेम रिजल्ट वॉट एवर बी द नेचर ऑफ सरफेस। अंडरस्टैंड? अगर आपकी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में प्रेजेंट है यानी रिफ्रैक्शन हो रहा है रेयर टू डेंसर मीडियम, अंडरस्टैंड, तो फिर वो सरफेस जिस पे वो स्ट्राइक कर रही है वो चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, इट डजेंट मैटर, वी विल गेट द सेम रिजल्ट फॉर टू केसेस। तो बच्चों मैंने दो केस बनते हैं इसमें,
रेयर टू डेंजर मीडियम में रिफ्रैक्शन के लिए भी ये जो एक कॉन्वेक्स सरफेस हो सकती है, कॉन्केव सरफेस हो सकती है, लेकिन मैं केवल कॉन्वेक्स सरफेस के लिए प्रूव कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड, मैं कॉन्केव के लिए प्रूव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम सेम प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे तो हमको यही रिजल्ट मिलेगा, ये सरफेस अगर कॉन्केव भी हुई तब भी, उस समय भी, अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट अगर आपकी ये जो डेंसर मीडियम में हो, अंडरस्टैंड, और इमेज जो बन रही है वो रेयर मीडियम में हो, अंडरस्टैंड। तो केस 2, केस 2, understand, refraction from denser to rarer medium। ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन डेंसर मीडियम, that is object lying in denser medium, understand। अब इस डेरिवेशन को कर लेते हैं बच्चों। लेट इट बी अगेन द कॉन्वेक्स सरफेस, ये कॉन्वेक्स सरफेस ही मान लेता हूं मैं, जिसका एपर्चर स्मॉल है, अंडरस्टैंड। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका पोल हो गया, इसको मैं डी पॉइंट ले लेता हूँ या पोल ही ले लेता हूँ, चलो, दैट इज एक्स पी वाई, और इस साइड में जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है μ2, और इस साइड में जो मीडियम है टुवर्ड्स राइट दैट इज रेयर मीडियम, अंडरस्टैंड। और बच्चों ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इट बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, और ऑब्जेक्ट आपकी यहां से एक नॉर्मल बना लेता हूं बच्चों में, इट इज अ नॉर्मल, और ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। और ये एम पॉइंट है, एम पॉइंट, यहां से चलने वाली रे जो इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, ये ऑब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड। और ये डेंसर मीडियम है बच्चों, इस साइड में ये सरफेस की बाउंड्री है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हो गया आपके आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और चूंकि डेंसर टू रेयर मीडियम है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अंडरस्टैंड। तो ये जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी, एक रे जो ओ से चलने वाली रे विदाउट डेविएशन ट्रेवल कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, और अनदर रे जो रिफ्रैक्शन के बाद इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और लेट टू रेज मीट एट पॉइंट आई वेयर द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, इस पॉइंट के ऊपर फाइनल इमेज बन जाएगी, एंड इट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, अंडरस्टैंड, ये आर हो जाएगा। नाउ वी अप्लाई द सेम प्रोसीजर, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट एम, understand, and this point is very close to P because this aperture is very small, so the all angles are the small. Let alpha be the angle made by ray with the principal axis starting from point O, understand, and let it be the angle beta, understand। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस की और जो इमेज को फॉर्म करने के लिए जो रे मिलने जा रही है, ये रेज जो मिल रही है उनके बीच का एंगल बीटा है बच्चों,
अंडरस्टैंड। और ये अल्फा है, और ये नॉर्मल जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो थीटा है, अंडरस्टैंड। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वो पी के क्लोज है क्योंकि ये एपर्चर स्मॉल है। ये ऑल एंगल्स आर द स्मॉल एंगल्स, अंडरस्टैंड। यहाँ आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, अंडरस्टैंड। ये हमारे जो कुछ डायग्राम बनाने में भी हमारे से कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो ये एंगल काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये स्मॉल एंगल्स है। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस वी आर एनलार्जिंग देम, अंडरस्टैंड, ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। नाउ स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करें, सेम प्रोसीजर, अंडरस्टैंड। तो सेम प्रोसीजर अगर अप्लाई करते हैं हम स्नेल्स लॉ, तो साइन आई बाई साइन आर, अंडरस्टैंड। और साइन आई को है जो मैं नियरली लिख सकता हूँ आई, अगर आई स्मॉल एंगल है और रेडियन में मेजर्ड है ना, तो साइन आई को नियरली इक्वल्स टू आई, और साइन आर को भी है जो स्मॉल एंगल और रेडियन में मेजर्ड होने की वजह से साइन आर को नियरली इक्वल्स टू मैं आर लिख सकता हूँ, अंडरस्टैंड। और दैट इज़ μ1/μ2 दिस टाइम, अंडरस्टैंड। क्योंकि अगला वाला मीडियम जिसमें रे एंटर होती है वो ऊपर आता है, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आता है, तो μ1, और जिस मीडियम से रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो अपॉन में आता है, अंडरस्टैंड। नाउ μ2i, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, μ2i इक्वल्स टू μ1r, अंडरस्टैंड। अब i, अंडरस्टैंड। अब बच्चों देखो, आप इस ट्राइंगल को चेक करें, इसके अंदर इस साइड को है जो जैसे एक्सटेंड है, ये एक्सटेंडेड साइड है, अंडरस्टैंड। तो इट विल बी द एक्सटीरियर एंगल थीटा, थीटा एंगल इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा प्लस आई के, तो आई हो जाएगा बच्चों थीटा माइनस अल्फा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। ये μ1 आर, आर है जो बच्चों ये वाला एंगल आर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इस ट्राइंगल को चेक करें आप, MCI के अंदर है जो बच्चों ये साइड है जो एक्सटेंडेड साइड है, और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया किसका, MCI ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, और दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स थीटा प्लस बीटा, ये थीटा प्लस बीटा, अंडरस्टैंड। अब बच्चों मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, है ना। मैं जो थीटा अल्फ़ा बीटा सब स्मॉल एंगल्स होने से मैं इसको थीटा को मैं टेंजेंट थीटा भी लिख सकता हूँ, अंडरस्टैंड। बाय ज्योमेट्री थीटा बाय स्मॉल एंगल होने से थीटा को आप टेंजेंट थीटा लिख सकते हो। आप चाहो तो साइन थीटा भी लिख सकते हो, थीटा स्मॉल होने पर और रेडियन में मेजर होने पर, और आप चाहे तो उसे टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हो, अंडरस्टैंड। माइनस टेंजेंट अल्फा μ1 थीटा, अगेन टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट बीटा। अब टेंजेंट थीटा इस वाले ट्राइंगल से, टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ नियरली MP, हालांकि ये लेंथ, लेकिन ये लेंथ इसके इक्वल्स टू है, तो दैट इज MP अपॉन CP, MP अपॉन CP माइनस टेंजेंट अल्फा इज अगेन MP अपॉन OP, MP अपॉन OP, दैट इज μ1। ये टेंजेंट थीटा ये आप वापस लिख सकते हो MP अपॉन CP प्लस टेंजेंट बीटा को आप लिख सकते हो MP अपॉन PI, अंडरस्टैंड। अब MP को आप कॉमन ले लें और ये जो कैंसिल करते हैं लेफ्ट साइड में वाले MP को राइट साइड वाले MP से, MP कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज μ2 अपॉन CP माइनस μ2 अपॉन OP, दैट इज μ1 अपॉन CP प्लस μ1 अपॉन PI, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये CP वाली टर्म को आपको राइट साइड में लेना है, यानी ये μ2 अपॉन CP है और ये μ1 अपॉन CP है, तो इस वाले μ2 अपॉन CP को भी आप राइट साइड में शिफ्ट कर दें और इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें, अंडरस्टैंड। ये जो जाएगा राइट साइड में और ये आएगा लेफ्ट साइड में, अंडरस्टैंड। तो ये अगर यहाँ आ जाएगा तो माइनस μ1 अपॉन PI प्लस माइनस μ1 अपॉन PI और माइनस
म्यू टू अपॉन ओ पी, दैट इज म्यू वन माइनस म्यू टू सी पी। अंडरस्टैंड? नाउ पी आई इज द इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस है बच्चों। पी आई इज द इमेज डिस्टेंस, तो माइनस म्यू वन अपॉन वी। फिर है जो बच्चों माइनस म्यू टू ओ पी इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चों और इसको यू से शो करते हैं। अब है जो ओ पी को मेजर करने के लिए पी से ओ की ओर चलना पड़ रहा है, तो ओ पी इक्वल टू माइनस यू। अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा माइनस यू। और सी पी बच्चों रेज आ रही इधर से और इसको मेजर करने के लिए आपको इधर से चलना पड़ रहा है। इधर पी सी आर के बराबर है, वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये, और इनकमिंग रेज इधर से और आपको इधर चलना पड़ रहा है, तो सी पी या पी सी इक्वल टू माइनस आर हो जाएगा। माइनस आर। अंडरस्टैंड? ये आपको बाय द वे नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ एक बार। ये लास्ट वाली टर्म है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस म्यू वन अपॉन वी, है ना, माइनस म्यू टू अपॉन माइनस यू, दैट इज म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। अंडरस्टैंड? अब बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इट इज़ म्यू टू बाई यू, और ये इसको बाद में लिखेंगे माइनस म्यू वन बाई वी, एंड इट इज़ म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। अंडरस्टैंड? इट इज़ द रिजल्ट फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंजर टू रेरर मीडियम। डेंजर यानी डेंजर के लिए मैं डी यूज़ कर रहा हूँ, D2R यानी डेंजर टू रेरर मीडियम, फ्रॉम डेंजर टू रेरर मीडियम। अब बच्चों आप यहाँ नोटिस कर रहे हो कि जो प्रीवियस फार्मूला जिसके अंदर है जो रिफ्रैक्शन था रेरर टू डेंजर, उसके अंदर है जो फार्मूला में आया था माइनस म्यू वन अपॉन यू, और यहाँ आया है बच्चों माइनस म्यू वन अपॉन यू। अंडरस्टैंड? और यहाँ आया है म्यू वन की जगह म्यू टू अपॉन यू, म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। ये आया था बच्चों प्रीवियस। म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। ठीक है ना? ये आया था आर टू डी। माइनस म्यू वन अपॉन वी, और आर है जो बच्चों पी सी इक्वल टू माइनस आर, माइनस आर माइनस आर। 2 मिनट बच्चों। या म्यू टू थीटा 2 मिनट में इक्वेशन कुछ कन्फ्यूजन है। म्यू टू थीटा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू एम पी अपॉन सी पी माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू एम पी अपॉन ओ पी, और ये हो गया म्यू वन थीटा अगेन थीटा इक्वल्स टू एम पी अपॉन सी पी प्लस बीटा इक्वल्स टू एम पी अपॉन पी आई, अब एम पी को कैंसिल करके अगर मैं ब्रैकेट भी ओपन कर दूं और फिर मैं सी पी वाली टर्म को उधर भी ले लूं, तो माइनस म्यू टू अपॉन ओ पी, और यहाँ से आ जाएगा म्यू वन अपॉन पी आई, और इसको इस साइड में शिफ्ट कर दूँ माइनस म्यू वन अपॉन पी आई, और इसको अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूँ म्यू वन अपॉन सी पी तो ऑलरेडी है जो राइट साइड में ही है, इसको अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूँ तो माइनस म्यू टू अपॉन सी पी
और ये हो जाएगा μ1 माइनस μ2 CP। अंडरस्टैंड? हाँ, अब इस माइनस वाले साइन को मैं उधर यूज़ कर लूँ, ये -1 से डिवाइड कर देता हूँ इस इक्वेशन को, तो μ2 अपॉन OP प्लस μ1 अपॉन PI, और इट इज़ μ2 माइनस μ1, या μ1 माइनस μ2, और यहाँ माइनस CP लिख देता हूँ। अंडरस्टैंड? अब OP इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस U, μ1 PI इज़ द इमेज डिस्टेंस, दैट इज V, और μ1 माइनस μ2, और CP इक्वस टू माइनस आर। CP इक्वस टू माइनस आर, क्योंकि इसको मेजर करने के लिए इधर चलना पड़ रहा है, तो CP इक्वस टू माइनस आर, तो माइनस CP इक्वस टू आर। अंडरस्टैंड? हाँ बच्चों, अब ये है आपका डेंजर टू रेयर के लिए, D2R, इट इज़ फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंजर टू रेयर मीडियम। जबकि रेयर मीडियम के अंदर है जो बच्चों का माइनस μ1 अपॉन यू था, या माइनस μ2 अपॉन यू है, तो इसका मतलब अगर आपको है जो ये डेरिवेशन NCERT में ये डेरिवेशन नहीं है, अंडरस्टैंड, आपको ये डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको समझ लें। और रेयर टू डेंजर मीडियम के अंदर है जो आपको रिजल्ट मिलता था, यानी माइनस μ1 अपॉन यू, तो उस μ1 की जगह है जो आप μ2 पुट कर दें। जहाँ जहाँ है जो μ1 लिखा हुआ है उस जगह आप μ2 पुट कर दें, और जहाँ μ2 लिखा हुआ है वहाँ है जो μ1 पुट कर दें। अंडरस्टैंड? यानी आपका फर्स्ट जो रिजल्ट था वो था रेयर टू डेंजर मीडियम के लिए माइनस μ1 अपॉन यू, तो μ1 की जगह μ2 आ जाएगा, तो माइनस μ2 अपॉन यू, है ना, माइनस μ1 अपॉन यू वहाँ था, यहाँ जाएगा माइनस μ2 अपॉन यू। अंडरस्टैंड? वहाँ था μ2 अपॉन वी, यहाँ जाएगा μ1 अपॉन वी, यहाँ था μ2 माइनस μ1, यहाँ जाएगा μ1 माइनस μ2, और ये R इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये काम करना है आपको। इफ रिफ्रैक्शन ऑकर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अगर रिफ्रैक्शन है जो डेंसर से रेयर मीडियम की ओर होता है। अंडरस्टैंड? आपको सिर्फ है जो क्या करना है, फर्स्ट वाला जो रिजल्ट आया था रेयर टू डेंसर के लिए, जो रिजल्ट आया था उसी के अंदर है जो μ1 जहाँ लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो μ2 से, और जहाँ μ2 लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो μ1 से। अंडरस्टैंड? तो इट इज़ द सेकंड केस। अब बच्चों में एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। इन केसेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। Question: Let we have a sphere of radius 10 centimeter of glass. टेन सेंटीमीटर रेडियस है इसकी बच्चों, R इक्वस टू 10 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? और ये ग्लास स्फीयर है, कैपिटल R ले लेता हूँ बच्चों मैं, ठीक। और ये इसका सेंटर स्फीयर का, इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों है जो म्यू इक्वस टू 1.5 है, यानी ग्लास से बना हुआ है। अंडरस्टैंड? अब है जो एक बीम है जो स्ट्राइक कर रहा है बच्चों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो वह क्वेश्चन है हमारा, ए बीम है ना ट्रेवलिंग पैरेलल, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये P1 है। अंडरस्टैंड? और इन दिस पॉइंट भी P2। तो हमारा क्वेश्चन है वेयर विल इट कन्वर्जेस, where will it converges on principal axis, on other side of sphere, Understand?
अब बच्चों है जो सबसे पहले मैं इस सरफेस को ये इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, XP1y है ना, यानी रिफ्रैक्शन फर्स्ट बार इस सरफेस पे होगा XP1y, यानी रेयर टू डेंजर मीडियम फॉर रिफ्रैक्शन एट XP1y, अंडरस्टैंड, रेयर टू डेंजर R2D रेयर टू डेंजर मीडियम। तो फॉर्मूला है बच्चों -μ1/u। अब ये एयर है बच्चों, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1 होता है, तो -μ1/u, तो -1/u, u ऑब्जेक्ट है जो बच्चों इन्फिनिटी पे है, अंडरस्टैंड, क्योंकि ये रे जो आ रही है पैरेलल आ रही है, पैरेलल मीन्स दीज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी वेरी लार्ज डिस्टेंस, अंडरस्टैंड। तो -μ1/u, u की जगह -इन्फिनिटी, प्लस μ2 इज 1.5/v, एंड μ2 - μ1 दैट इज 1.5 - 1/r। r जो है जो बच्चों इसकी 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, और है जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो इसी डायरेक्शन में है ना, इसको P1 से मेजर करना है, इनकमिंग रेज की डायरेक्शन में मेजर होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये r है, अंडरस्टैंड। तो r है जो पॉजिटिव प्लस r, अंडरस्टैंड। अब ये तो हो गया 0, ये हो गया बच्चों r 10 है, तो मैं 10 रख देता हूँ बच्चों, तो ये हो गया बच्चों 0.5/10 100 यानी 1/20, अंडरस्टैंड। अब v के लिए सॉल्व करते हैं बच्चों, v = 1.5 × 20 दैट इज 30 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। 30 सेंटीमीटर हो रहा बच्चों, यह है जो इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर हो जाएगा 20, इट मीन्स 10 सेंटीमीटर आगे यहाँ मान लेता हूँ मैं, यहाँ बच्चों फाइनल इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है, तो इसका मतलब ये रे जो बीम पैरेलल है वो इस पॉइंट पे टकराएगा, अंडरस्टैंड, और वो है जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, है ना, वो है जो अगर ये वाली बाउंड्री बीच में नहीं आती तो वो है जो रे है जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली और ये वाली ऑल वो यहाँ मीट करती है बच्चों, यहाँ मीट करती है। अगर ये बाउंड्री बीच में नहीं आती तो इसकी इमेज जो बनती आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस वो यहाँ बनती, लेकिन अब ये सेकंड बाउंड्री बीच में आ गई, अंडरस्टैंड। तो इस केस के अंदर है जो फिर है जो ये इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी, ये इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी, एंड फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दिस प्लेस I, ये फाइनल इमेज है। और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानी जाएगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना इस फाइनल इमेज के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानी जाती है, अंडरस्टैंड। तो अब मैं जो सेम लॉज, सेम फॉर्मूला जो है, इस बार डेंजर टू रेयर मीडियम है, XP2y सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन है और इट इज फ्रॉम डेंजर टू रेयर मीडियम, तो मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ फॉर XP2y सरफेस, और ये है डेंजर टू रेयर मीडियम, अंडरस्टैंड, डेंजर टू रेयर मीडियम, ये पॉइंट P2 है बच्चों। तो डेंजर टू रेयर मीडियम के लिए -μ1/u की जगह -μ2/u आ जाता है, और उस फॉर्मूले में μ2/v था, तो यहाँ आ जाएगा μ1/v, अंडरस्टैंड। हाँ, वो उस फॉर्मूले में था μ2 - μ1, ये आ जाएगा μ1 - μ2, और ये r, अंडरस्टैंड। ये है डेंजर टू रेयर के लिए, यानी μ1 को रिप्लेस कर दो, फर्स्ट वाला जो केस था रेयर टू डेंजर के लिए, उसके अंदर μ1 को रिप्लेस कर दो μ2 से, जहाँ जहाँ μ1 लिखा हुआ वहाँ μ2, और जहाँ μ2 लिखा हुआ वहाँ μ1, अंडरस्टैंड। नाउ μ2 तो 1.5 है बच्चों। u ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानी जाती है, इस फाइनल इमेज के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानी जाती है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई P2I1 इज 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 30 है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक जो 30 सेंटीमीटर है, अंडरस्टैंड। और फिर यहाँ से यहाँ तक की जो 20 सेंटीमीटर ये डायमीटर है, तो इसका मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस P2 से जो होगी +10 होगी, अंडरस्टैंड। तो +10 प्लस μ1 इज 1, फाइनल इमेज वी हैव टू कैलकुलेट,
वी हमको कैलकुलेट करना है इसके लिए, इस सरफेस के लिए। नाउ μ1 दैट इज 1 माइनस μ2 दैट इज 1.5, आर इज, इस केस के अंदर इस वाली सरफेस के लिए आर नेगेटिव है बच्चों, आर देखो ये आर है बच्चों, इस सरफेस के लिए आर, और ये पोल है इसका, रेज आ रही है इधर से, आपको चलना पड़ेगा इधर से इसको मेजर करने के लिए, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने के लिए आपको इधर चलना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो इधर अगर आपको चलना पड़ेगा तो ये माइनस आर बनी जाएगी, तो -10, अंडरस्टैंड। हाँ, अब है जो बच्चों ये 1.5 है, ये 3 और ये 20, अंडरस्टैंड। ये हो गया बच्चों -0.5, -10, माइनस से माइनस कैंसिल, अंडरस्टैंड। ये 5/100 हो गया। तो ये हो गया बच्चों -3/20 प्लस 1/v, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 को 100 से काट दूँ तो 1/20, अंडरस्टैंड। एम्प्लाइज 1/v इक्वल्स टू 1/20 प्लस 3/20। अब ये हो गया बच्चों 1/v इक्वल्स टू 20 प्लस 3 दैट इज 23/20। हाँ, सम मिस्टेक इज देयर, माइनस μ1 अपॉन यू माइनस, यहाँ कुछ न कुछ मिस्टेक हुई है बच्चों, माइनस μ1 अपॉन यू की जगह माइनस μ2 अपॉन यू, माइनस μ2 1.5 है ना, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 10 है ना, प्लस μ1 अपॉन वी, μ1 1, v फाइंड करना है। नाउ μ1 1 माइनस 1.5, r इज नेगेटिव, -10, r इक्वल्स टू -10। अब ये हो गया बच्चों, ये जो 5 माइनस 1.5, 1/v इक्वल्स टू हो गया -0.5 -10 प्लस 1.5/10। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब टेल एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 0.5 प्लस 1.5 दैट इज 2/10, तो दैट इज v इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये 5 सेंटीमीटर, ये फाइनल इमेज जो आई बनी है ये 5 सेंटीमीटर आएगी, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट P2 इज़ द पोल एट दिस सरफेस, तो उससे 5 सेंटीमीटर के ऊपर है जो आपकी फाइनल इमेज बन जाएगी। आई थिंक बच्चों ये सैम्पल क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस की आप और प्रैक्टिस बना के इस क्वेश्चन को है जो आप बिल्कुल है जो सॉल्व, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी थी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अंडरस्टैंड। थैंक यू।